एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो कि आप लोगों की ज्योग्राफी का चैप्टर है। और बच्चों, आप सभी को पता है कि जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इट एक्चुअली मीन्स अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस, जहां पर कुछ एमसीक्यूज, कुछ असर्शन रीजन, कुछ शॉर्ट आंसर, कुछ लॉन्ग आंसर, बहुत सारे क्वेश्चंस हमको प्रैक्टिस करने को मिलते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सेशन तो देखना ही है अंत तक, लेकिन आप लोगों को साथ साथ जब आपकी टीचर आपको पढ़ा रही हैं, यानी कि मैं आप लोगों को जब पढ़ा रही हूं, तो आप लोगों को अपने आंसर्स भी देते रहने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और फटाफट से सबसे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यहां क्या लिखा है? ओके, Which one of the following agencies markets steel for the public sector plants? कौन सी एजेंसी पब्लिक सेक्टर के लिए, यानी कि बच्चों जो हमारा गवर्नमेंट ऑपरेटेड सेक्टर है, उसके लिए स्टील को मार्केट करती है? तो दैट इज हेल, सेल, टाटा स्टील या एमएनसीसी। द करेक्ट आंसर इज सेल। और बच्चों, सेल का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है सेल का? द स्टील, स्टेल लिख दिया है मैम ने भी। अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए। Which one of the following industries uses bauxite as a raw material? कच्ची सामग्री की तरह बॉक्साइट को कौन सी इंडस्ट्री यूज करती है? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, सीमेंट, पेपर या स्टील? बच्चों, यहाँ पे करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि बॉक्साइट एक पत्थर है, बॉक्साइट पत्थर नहीं है, बॉक्साइट एक ओर है। इट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट जो है ओर ऑफ एल्यूमिनियम है। दैट एक्चुअली मीन्स कि बॉक्साइट के अंदर से ही एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करा जाता है और एल्यूमिनियम को बनाया जाता है। तो इट इज दी ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तभी इसको एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, जहां पर पिघलाया जाता है, बॉक्साइट को पिघलाएंगे तभी एल्यूमिनियम निकालेंगे ना उसमें से, तो वहां पर इसका इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम को बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, और यहां पे पूछा जा रहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एट सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर। बच्चों, हमको ये बात पता होनी चाहिए कि जब जूट को बनाने की बात आती है, जूट की प्रोडक्शन की बात आती है, तो इंडिया नंबर 1 पे आता है। हम लोग सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन करते हैं वर्ल्ड में। लेकिन जब जूट के सामान को एक्सपोर्ट करने की बात आती है, दूसरे देशों में भिजवाने की बात आती है, तो हम नंबर 2 पे आ जाते हैं। कोई एक ऐसा देश है जो कि फर्स्ट स्थान ले लेता है और हमें नंबर 2 पे फेंक देता है, तो वो देश है यहाँ पर हमारा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है बच्चों, बांग्लादेश नंबर 1 एक्सपोर्टर है जूट का, जूट गुड्स का, और इंडिया जो है वो नंबर 2 पर आता है। ऑलराइट, ओके, चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है 2 प्राइम फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। हमारी जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है उसकी लोकेशन के लिए 2 प्राइम फैक्टर्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए? सो द करेक्ट आंसर इज मार्केट एंड चीप सप्लाई, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, अनलिमिटेड वाटर सप्लाई, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। बच्चों, एक तो बहुत ही एसेंशियल चीज है एक रेगुलर सप्लाई बिजली की। बिजली बहुत ज्यादा आवश्यक है, नहीं तो हर चीज रुक जाएगी, ठप सी हो जाएगी। तो रेगुलर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की इज वेरी वेरी एसेंशियल। अलोंग विद दैट अश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो आप सभी को पता है कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को बॉक्साइट चाहिए होता है, तो रॉ मटेरियल आपका आसपास ही होना चाहिए और एश्योरेंस होनी चाहिए कि हमें रॉ मटेरियल मिलता रहेगा। क्योंकि यार देखो, अगर रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो फिर हम एल्यूमिनियम बनाएंगे कैसे? सो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर दैट। तो रॉ मटेरियल का एक एश्योर्ड सोर्स और साथ ही में रेगुलर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की 2 चीजें जहां पर मौजूद होंगी, तो हमारी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को हम वहां पर बना डालेंगे। नेक्स्ट आता है फिफ्थ क्वेश्चन में कॉलम ए है, कॉलम बी है। कॉलम ए के अंदर लिखा है कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सॉफ्टवेयर पार्क। कॉलम बी में लिखा है बेंगलुरु, जमशेदपुर, उसी के साथ नोएडा, मुंबई और हुगली। तो हमें पहले तो मैच करना है, तो चलिए मैच करते हैं। तो बच्चों, कॉटन टेक्सटाइल किसके साथ मैच करेंगे हम लोग? कलर लेते हैं रेड। कॉटन टेक्सटाइल, ऑब्वियसली हमें पता है कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ बनाया गया था,
मुंबई में। उसके बाद आता है जूट, जूट टेक्सटाइल सभी को पता है, हुगली बेसिन, जूट की प्रोडक्शन होती है। फिर देखो तीसरी चीज क्या है यहाँ पर, ब्लू कलर से लेते हैं, आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील क्या है, जमशेदपुर, है ना। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कहाँ आएगा, बेंगलुरु। और फिर आता है हमारा सॉफ्टवेयर पार्क जो कि आ जाएगा नोएडा में। तो अगर हम देखें बच्चों यहाँ पर एक बारी बढ़िया से ग्रीन कलर से लिखते हैं, फर्स्ट वाला है डी ऑप्शन के साथ, सेकंड वाले को जूट टेक्सटाइल को हमने मिलाया ई से, थर्ड वाला जो है हमारा आयरन एंड स्टील वो है बी ऑप्शन जमशेदपुर के साथ, फोर्थ वाला जो हमारा है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वो है ए ऑप्शन, और फिफ्थ वाला है सी, है ना, नोएडा। तो वन का डी, सेकंड का ई, वन का डी, सेकंड का ई, थर्ड का बी, तो वन का डी, सेकंड का ई, थर्ड का बी, फोर्थ का ए और फिफ्थ का सी, ये वाला जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी कोई मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप उसको मैच करो, फिर आप साइड में लिखो कि कौन से ऑप्शन के साथ हमने क्या मैच करा था, और फिर जिस ऑप्शन में हमको वही सेम ऑर्डर दिखे उसको हम टिक मार्क मार देंगे, ठीक है। आई होप ये बात एकदम क्लियर है। चलिए लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, which is the only industry in India that is self-reliant? कौन सी एक इकलौती इंडिया की इंडस्ट्री है जो कि सेल्फ रिलायंट है? बच्चों सेल्फ रिलायंट होने का मतलब है जिसको, जो आत्मनिर्भर है, यानी कि एक स्मॉल वैल्यू गुड से लेकर फिनिश्ड वैल्यू के गुड तक हर चीज ये जो इंडस्ट्री है वो बना लेती है, प्रोड्यूस कर लेती है। तो दिस इज दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हमेशा याद रखिएगा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है बच्चों, जो हमारी कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री है वो एक तरीके से सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक हम रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड हाईएस्ट वैल्यू जो प्रोडक्ट होता है हर चीज को प्रोड्यूस करती है। देखो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ। सपोज मैं कॉटन टेक्सटाइल की बात करूँ, कॉटन के कपड़े की बात करूँ, तो सबसे पहले अगर हम बात करें रॉ कॉटन भी हमारे देश में बन रही है, फिर उस कॉटन से धागा बनाया और वैल्यू ऐड हो गई, धागा भी बन रहा है, फिर धागे से कपड़ा बुना, फिर और वैल्यू ऐड हो गई, कपड़ा बन गया, फिर हमने कपड़े को फिर डाई करवा दिया और वैल्यू ऐड कर दी, फिर उसको जो है पैकेज करा दिया, बेच दिया। तो एक रॉ गुड से लेकर जो हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट है वो तक आप बना रहे हो, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज अ सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री, इसको किसी और की जरूरत नहीं है, आत्मनिर्भर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे सामान के बेसिस पर इंडस्ट्रीज को किस किस में क्लासिफाई करा जाता है, किस किस बेसिस पे क्लासिफाई करा जाता है? तो बच्चों रॉ मटेरियल यूज करने के बेसिस पे आप सभी को पता है कि दो टाइप के रॉ मटेरियल जो है होते हैं, एक होता है एग्रीकल्चरल बेस्ड, एक होता है मिनरल बेस्ड, है ना। तो एग्रो और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती है जहां पर एग्रीकल्चरल मटेरियल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करा जाता है, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जहां पे मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करा जाता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, और 8th क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पढ़िए। डैश आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और द सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनको ओन और ऑपरेट करा जाता है प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ द्वारा? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कोऑपरेटिव सेक्टर, हेवी इंडस्ट्रीज, लाइट इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर, कंपनीज। तो बच्चों वी नो फॉर अ रीजन कि द आंसर इज ऑप्शन ए, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज का ये मतलब है बच्चों ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर जो लोग रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं वही लोग फिनिश्ड गुड भी बना रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग रॉ मटेरियल बना रहे हैं वही लोग फिनिश्ड गुड भी बना रहे हैं, वही लोग ऑपरेट कर रहे हैं उस इंडस्ट्री को, दैट इज व्हाट इट मींस, ठीक है। तो वही लोग उसी इंडस्ट्री को ओन भी करे। जैसे शुगर केन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैं लिख सकती हूँ। जैसे जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्री की यहाँ पर बात हो रही है। तो बच्चों महाराष्ट्र की जो शुगर इंडस्ट्री है वहां पे क्या होता है कि जो लोग गन्ना प्रोड्यूस कर रहे हैं, शुगर केन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही लोग जो है शुगर इंडस्ट्री को भी ओन कर रहे हैं, फिर गन्ना प्रोसेस होकर चीनी बन रहा है, फिर चीनी को भी बेच रहे। तो the people who are the producers of the raw material are also the suppliers of the finished good as
एज वेल, ठीक है। तो इट इज व्हाट अ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री इज। चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो है वो कहां पर स्थापित किया गया था 1854 में। तो सबसे पहला सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश किया गया था हमारे बॉम्बे में, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो बॉम्बे वाज द फर्स्ट प्लेस जहां पर फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल को एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन। 60% ऑफ द शुगर मिल्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन डैश एंड डैश। 60% जो हमारे शुगर मिल्स हैं भारत के अंदर वो कहां पर लोकेटेड हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार में। नेक्स्ट ऑप्शन है बिहार वेस्ट बंगाल में। थर्ड है कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में, या फिर कर्नाटका और मध्य प्रदेश में। तो बच्चों आपको पता होनी चाहिए चीज कि द करेक्ट आंसर इज यूपी एंड बिहार। तो 60% शुगर मिल्स यूपी और बिहार में कॉन्सेंट्रेटेड है या लोकेटेड है। चलिए 10वां प्रश्न यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। वी आर मूविंग ऑन टू द 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। बच्चों मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब है कि जहां पर जो रॉ मटेरियल है, मिनरल्स आर मिनरल्स को ही जब आप रॉ मटेरियल के तरीके से यूज करते हो तो दैट इज अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। शुगर, टी, कॉटन या पेट्रोकेमिकल्स। सो डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हमारी एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है। चलिए 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 मेजर्स टू कंट्रोल द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन इंडिया। 5 तरीके जिससे कि आप इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं भारत के अंदर। कौन से हैं वो 5 तरीके? चलिए देखते हैं। इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप इन डिस्टेंट एरियाज अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रीज हैं और जहाँ पे लोगों के घर हैं वो थोड़े दूर होने चाहिए ताकि लोगों को उस पोल्यूशन को झेलना ना पड़े। साथ ही में मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर प्रोसेसिंग थ्रू रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। तो पानी को प्रोसेस करने के लिए आप जो तरीके इस्तेमाल करते हो, मिनिमाइज करो वाटर प्रोसेसिंग, ठीक है। मतलब बच्चों पानी को रीयूज करो, रिसाइकल करो ताकि पानी को फिर से हम लोग यूसेज में ला सके, उसको जाया ना करें। साथ ही में ट्रीटिंग द हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन द रिवर्स एंड पॉन्ड्स। आप सभी को पता है कि थर्मल पोल्यूशन होता है जब आप अनट्रीटेड वाटर जो इंडस्ट्री से निकलता है उसको पानी में बहा देते हो। गरम गरम पानी जब ठंडे पानी के साथ एकदम से मिल जाता है तो फिर उससे थर्मल पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि पहले वो जो हॉट वाटर है उसको ट्रीट करो ढंग से, है ना, उसके बाद उसको कूल डाउन करो और फिर उसको रिलीज करो रिवर्स और पॉन्ड्स में। उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज बाय यूजिंग गैस और ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल। तो स्मोक स्टैक्स वगैरह का इस्तेमाल करा जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हो जो कि पार्टिकुलेट मैटर को बाहर रिलीज ना होने दे, कम पोल्यूशन किया जाए। साथ ही में स्मोक को फैक्ट्रीज में भी कम किया जा सकता है गैस या ऑयल का इस्तेमाल करके कोयले के जगह पर। साथ ही में मशीनरी को भी रिडिजाइन किया जा सकता है टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइस। नॉइस पोल्यूशन कम करने के लिए भी आप जो मशीनें इस्तेमाल करते हो उनको रीडिजाइन करो थोड़ा सा, जिससे कम से कम आवाज वो जनरेट करें, है ना, एनर्जी बढ़े, नॉइस रिड्यूस हो। तो नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, हर चीज को कंट्रोल करना है हम लोगों को। वाटर पोल्यूशन, राइट, तो वही बात की जा रही है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट हमारे 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, हाउ डू द इंडस्ट्रीज पोल्यूट एयर। हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं बच्चों वो हवा को दूषित कैसे करती हैं, एयर पोल्यूशन कैसे करती हैं। तो आप सभी को पता है कैसे करती हैं, पूरा हमने एयर पोल्यूशन पढ़ रखा है और उसी के बारे में हमने लिख रखा है। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज एंड स्मोक लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चों ये याद रखना दोनों गैसेस के नाम, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब ऐसी गैसेस जिनकी जरूरत नहीं है हमको, जब ऐसी गैसेस रिलीज करी जाती हैं एयर में तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मटेरियल, एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको रिलीज करा जाता है जैसे डस्ट, स्प्रे, मिस्ट, स्मोक, इन सब चीजों से भी एयर पोल्यूशन होता है। स्मोक इज एमिटेड फ्रॉम केमिकल एंड पेपर मिल्स, ब्रिक किल्स, रिफाइनरीज एंड स्मेल्टिंग प्लांट्स। तो जहां पर मेटल वगैरह को पिघलाने का काम करा जा रहा है, केमिकल और पेपर जहां पे बन रहे हैं या ब्रिक जहां पे बन रही हैं, जो रिफाइनरीज हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज एंड ऑल ऑफ दैट, तो वहां से बहुत ज्यादा स्मोक निकलती है इन सभी इंडस्ट्रीज से।
जब आप फॉसिल फ्यूल्स को भी जलाते हो बड़ी फैक्ट्रीज में या छोटी फैक्ट्रीज में जहाँ पे पोल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, काफ़ी मतलब बिना किसी हद के पोल्यूशन किया जा रहा है, वहां पर भी उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हजार्डस विद लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, और अगर कहीं पे टॉक्सिक गैस लीक हो जाती है तो वो भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक है, काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। एयर पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंसानों को बुरे तरीके से अफेक्ट करती है, प्लांट्स को अफेक्ट करती है, एनिमल्स को अफेक्ट करती है। इन ह्यूमन बीइंग्स द एयर पोल्यूशन कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एज वेल। इंसानों में भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने की जो दिक्कतें हैं वो भी हमारे एयर पोल्यूशन से कॉज हो सकती हैं। स्मॉग इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। एटमॉस्फेयर में जो स्मॉग है उससे भी आपको जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो दीज ऑल थिंग्स आर देयर। देन वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। बच्चों यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जा रही है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल इंडस्ट्री की, चलिए देखते हैं। हमारी केमिकल इंडस्ट्री फास्ट ग्रोइंग और डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, डेवलपमेंट काफ़ी लेकर आ रही है। और डाइवर्सिफाइंग का मतलब यह है बच्चों कि अलग अलग केमिकल्स को बनाया जा रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के। कंप्राइजेज लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, तो छोटे स्केल पे भी हो रही है, बड़े स्केल पे भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है केमिकल्स को। Along with that, a very important thing is that chemical industry is its own largest consumer. अपनी खुद की सबसे बड़ी कंज्यूमर है केमिकल इंडस्ट्री। यानी कि बच्चों जो केमिकल्स केमिकल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है वही केमिकल्स फिर केमिकल इंडस्ट्री खरीदती भी है और उससे फिर फर्दर प्रोडक्शन भी करी जाती है, उसका फॉर्म भी बदला जाता है। साथ ही में देयर हैज बीन अ रैपिड ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स है जिसमें कार्बन मौजूद है, कार्बन नहीं मौजूद, तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स को भी जो है मैन्युफैक्चर करा जा रहा है, उसमें काफी ग्रोथ भी देखने को मिली है। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट्स। तो जो बेसिक केमिकल्स होते हैं फिर उन बेसिक केमिकल्स को और प्रोसेस करा जाता है, फिर उनसे फर्दर जो है दूसरे केमिकल्स प्रोड्यूस करे जाते हैं जिनको इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करा जाता है, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करा जाता है या फिर डायरेक्टली कंज्यूमर मार्केट्स में इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है? डैश पोल्यूशन ऑफ वाटर कॉजेज व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। कौन सा वो प्रदूषण है जो पानी में तब होता है जब गरम गरम पानी को फैक्ट्रीज और थर्मल प्लांट से रिलीज कर दिया जाता है रिवर्स और पॉन्ड्स में, बिना उसको पहले ट्रीट करे, बिना उसको पहले ठंडा करे। तो वी ऑल नो दिस इज द थर्मल पोल्यूशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना बच्चों। हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, उससे जब गरम गरम पानी आप बिना ट्रीट करे रिलीज कर दे रहे हो, जब वो पानी ठंडे पानी में मिक्स हो जाएगा रिवर्स और पॉन्ड्स में जाकर, तो उससे थर्मल पोल्यूशन क्रिएट होता है। बर्थ डिफेक्ट्स, कैंसर्स, मिसकैरेज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट इज द 16th क्वेश्चन। ऑयल इंडिया लिमिटेड इज अ डैश टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओन कौन कर रहा है? इस बेसिस पे ऑयल इंडिया लिमिटेड कौन से टाइप की इंडस्ट्री है? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर या कोऑपरेटिव सेक्टर? तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएं तो हमें पता चलेगा कि इट इज अ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री क्यों है बच्चों? तो जब गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी साथ में मिलकर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ओन कर रहे हैं तो वो एक जॉइंट सेक्टर की इंडस्ट्री कहलाई जाएगी। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड भी एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 17th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोएक्टिव अप्रोच दैट इज अडॉप्टेड बाय द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज। तो हमारी जो प्रकृति है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको प्रिजर्व करने के लिए हमारी जो NTPC ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, उसने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिससे कि उसने हमारी प्रकृति को बचाया है?
सबसे पहली चीज यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट बाय अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। तो जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है बच्चों, यहाँ पे ऑब्वियसली थर्मल पावर जनरेट होती है ना, इनके प्लांट्स में। और थर्मल पावर जब आप जनरेट कर रहे हो तो जितनी भी इक्विपमेंट है उसको एक तो अपग्रेड करा गया है, साथ ही में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्निक्स को अडॉप्ट करा गया है और पूरे तरीके से यूटिलाइज करा जाता है सारी की सारी इक्विपमेंट को। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन, वेस्ट कम से कम जनरेट करा जाता है और ऐश यूटिलाइजेशन, तो जो राख निकलती है ना, जिससे स्मोक निकल रही है, राख जो निकल रही है फैक्ट्रीज वगैरह से, जहां पर फैक्ट्रीज नहीं पावर प्लांट से जो निकल रही है, तो उसको भी यूटिलाइज करा जाता है, ऐश को यूटिलाइज करा जाता है, उसको एनवायरनमेंट में जाने नहीं दिया जाता। कैसे, देखो मैं बताती हूँ कैसे। ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट है ना, किधर है ये रहा, reducing environmental pollution through ash pond management, ash water recycling system and liquid waste management। तो बच्चों करा क्या जाता है कि जो ऐश जो है ना, ऐश ऐश्वर्या राय नहीं, ऐश यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारी जो राख निकल रही है, जो पोल्यूशन पार्टिकुलेट मैटर जो निकल रहा है, उस पार्टिकुलेट मैटर को ना रिलीज नहीं होने दिया जाता एयर में, बल्कि उस पार्टिकुलेट मैटर को छोटे छोटे पूल्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, उसमें ही रख दिया जाता है। पानी से अगर आप गीला कर दोगे उस राख को तो वो राख उड़ेगी नहीं, है ना। तो ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट करा गया है ताकि ऐश को हम यूटिलाइज कर सकें। ऐश वाटर रिसाइकलिंग, उसी ऐश वाटर को रिसाइकल करके भी यूज कर सकें। साथ ही में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो लिक्विड वेस्ट है उसको मैनेज करने की कोशिश करी गई है। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, तो पेड़ वगैरह ये लोग लगा रहे हैं ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना सके, मेंटेन कर सकें। साथ ही में बच्चों इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज, ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशंस, तो मॉनिटर करा जाता है हर पावर प्लांट को, हर पावर स्टेशन को रिव्यूज लिए जाते हैं, ऑनलाइन डेटाबेस को मैनेज करा जाता है। ये सारी चीजें करी गई हैं ताकि जो एनटीपीसी है वो इन्वायरमेंट को पावर जनरेट कर रहा है, ठीक है, बट उसी के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने की अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है। तो वेरी प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर दैट। ओके, नाउ 18th क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मेन रोल के बेसिस पे कि इंडस्ट्रीज क्या काम करती हैं, उस बेसिस पे जब आप इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हो तो कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं बच्चों। तो मेन रोल के जरिए पे बेसिक और की इंडस्ट्रीज और आती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। दो टाइप की इंडस्ट्रीज हैं। बेसिक और की इंडस्ट्री का मेन रोल ये होता है कि बेसिक और की इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बना रही है वो प्रोडक्ट कोई दूसरी इंडस्ट्री खरीदेगी और उसको फर्दर प्रोसेस करेगी, तो वो एक बेसिक इंडस्ट्री, जैसे बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। बच्चों आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अपने आप में एक इंडस्ट्री है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो फिनिश प्रोडक्ट बनाएगी, कि आयरन और स्टील जो बनेगा, उस आयरन और स्टील को लोग डायरेक्टली खरीद नहीं लेंगे, लोग नहीं खरीदेंगे, उस आयरन एंड स्टील से फर्दर प्रोसेस करा जाएगा, उससे और सामान बनाया जाएगा, तो उसको दूसरी इंडस्ट्रीज खरीदेंगी और उसको फिर फर्दर प्रोसेस करेंगी, ठीक है, उससे और कुछ मैन्युफैक्चर करेंगी। तो वही वाली बात हो रही है कि जो इंडस्ट्रीज का फाइनल प्रोडक्ट जो है दूसरी इंडस्ट्रीज खरीदती हैं और उसको और फर्दर प्रोसेस करती हैं, उनको बेसिक और की इंडस्ट्रीज बोला जाता है। ये इंडस्ट्रीज अपना रॉ मटेरियल देती हैं ताकि इससे दूसरा सामान बन सके। आयरन और स्टील इंडस्ट्री आयरन स्टील बना के दे रही है, अब उस आयरन स्टील को दूसरी इंडस्ट्रीज खरीदेंगे और उससे फर्दर प्रोसेसिंग करेंगी, उससे फर्दर कुछ और प्रोडक्शन करेंगी। फिर आती है दूसरे टाइप की हमारी कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री का ये मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि ऐसा सामान बना रही हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि गुड्स डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए बना रही हैं बाय द कंज्यूमर्स, एग्जाम्पल शुगर, फैन, पेपर, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। बट जो कंज्यूमर इंडस्ट्री का ऐसा नहीं होता कि वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो कोई दूसरी इंडस्ट्री खरीदेगी, नहीं। कंज्यूमर इंडस्ट्री का मतलब है ऐसा सामान बनाना जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। टूथपेस्ट बना दिया, अब उससे और कोई फर्दर प्रोडक्शन तो नहीं हो सकती, तो टूथपेस्ट ही हमने बना डाला है, अब वो डायरेक्टली कंज्यूमर ही खरीदेगा और उसको यूज करेगा। तो ये हो गए कंज्यूमर। बेसिक और की हो गई जो दूसरी इंडस्ट्रीज को सामान प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। कंज्यूमर इंडस्ट्री होगी जो डायरेक्ट कंज्यूमर को सामान प्रोवाइड कर रही है। तो ये है इनका मेन रोल। चलो 19th क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्या है? क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब है कि कहां से रॉ मटेरियल आ रहा है, इस बेसिस पे क्लासिफाई करो। दो बेसिस हैं, एक है एग्रो बेस्ड, एक है मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का ये मतलब है कि जब आपका जो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, जब आप एग्रीकल्चर से डिराइव कर रहे हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से डिराइव कर रहे हो, तो वो आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री, वूल इंडस्ट्री, शुगर केन एक्सेट्रा,
ठीक है, तो ये है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। वहीं पर हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आती है जो कि मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं, जैसे कि हमारी आयरन ओर, बॉक्साइट एक्सेट्रा। ठीक है, ओके। तो जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल यूज करती है वो एग्रो बेस्ड, जो इंडस्ट्री मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो ये है हमारा 19वां प्रश्न। चलिए 20वें प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। क्या है 20वां प्रश्न आ गया है, assertion रीजन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। चलो देखते हैं। In the recent years, there is a tendency for the sugar mills to concentrate in the southern and the western states, especially in Maharashtra. तो कुछ हाल फिलहाल के साल में हम लोग देख रहे हैं कि जो शुगर मिल्स हैं, है ना, ये ना कहीं सदर्न और जो वेस्टर्न स्टेट्स हमारे इंडिया के हैं, जो हमारे दक्षिणी इलाके हैं या फिर जो वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न जो जगह है वहां पर शुगर मिल्स को बनाया जा रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र में। तो बच्चों ये बात बिल्कुल ट्रू है, ये बात बिल्कुल सही है। द केन का मतलब है शुगर केन, गन्ना, जो कि प्रोड्यूस होता है सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में। वहां पे एक हायर सुक्रोज कंटेंट है एंड कूलर क्लाइमेट है और एक लॉन्गर क्रशिंग सीजन है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इसलिए शिफ्ट हो रही है इंडस्ट्रीज क्योंकि वहां पे जो शुगर केन प्रोड्यूस हो रही है उसमें ज्यादा मिठास है, ज्यादा सुक्रोज कंटेंट है, मतलब कूलर क्लाइमेट, थोड़ा ठंडा क्लाइमेट, एक ह्यूमिड क्लाइमेट जो मिलता है, और लॉन्गर क्रशिंग सीजन है, ज्यादा टाइम तक आप उसका जो है जूस निकाल सकते हो। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों ये, एंड दिस इज एक्चुअली द रीजन जिस वजह से शुगर मिल्स जो हैं सदर्न और वेस्टर्न साइड पे शिफ्ट हो रही हैं या कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं। सो यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? आंसर वही आएगा कि बोथ A and R are correct and R is the R is also the correct explanation of A. चलिए 21st क्वेश्चन पे आते हैं। 21st क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले assertion को पढ़ते हैं। Aluminium has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc and lead in different industries. तो एल्यूमिनियम पॉपुलर हुआ है स्टील, कॉपर, जिंक और लेड की जगह पर बहुत सी इंडस्ट्रीज में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाने लगा। सब्सटीट्यूट का मतलब है कि इन प्लेस ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड एल्यूमिनियम को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। अरे लिखा भी नहीं जा रहा है तो ओके यहाँ लिख देते हैं, ट्रू है ये बात। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। ये भी बात बिल्कुल ट्रू है बच्चों। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील के बाद में, और पॉपुलैरिटी है एज अ सब्स्टिट्यूट, बट इसका कोई इससे मतलब लेना देना नहीं है कि मतलब ये नहीं है कि एल्यूमिनियम सब्स्टिट्यूट इस वजह से है क्योंकि एल्यूमिनियम सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल इंडस्ट्री है। तो बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल? कौन सा इसमें से इंडस्ट्री ऐसा है जो कि लाइमस्टोन को एक रॉ मटेरियल की तरह यूज करता है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, जूट या शुगर? सो डेफिनेटली लाइमस्टोन को हमारा सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो एक रॉ मटेरियल की तरह यूज करता है। चलिए 23rd क्वेश्चन। Which of the following cities has emerged as the electronic capital of India? कौन सी cities इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल की तरह इमर्ज हुई है? तो हमें पता है कैपिटल लिख दिया इधर, कैपिटल को। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। ठीक है बच्चों, बेंगलुरु। नेक्स्ट, iron and steel industry requires iron ore, coking coal, limestone in which of the following proportion? आयरन और स्टील इंडस्ट्री को ना 3 चीजें चाहिए होती हैं। आयरन ओर भी चाहिए होता है, कोकिंग कोल भी चाहिए होता है, लाइमस्टोन भी चाहिए होता है, लेकिन किस प्रोपोर्शन में चाहिए होता है? तो द प्रोपोर्शन इज 4:2:1। इस प्रोपोर्शन में हमें आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन चाहिए होता है। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन पढ़िए इस क्वेश्चन को। Which of the following statements regarding manufacturing is not true? कौन सी स्टेटमेंट मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से सही नहीं है?
मैन्युफैक्चरिंग हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाती है। डेफिनेटली बच्चों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत सारी हमारी इक्विपमेंट बनाती हैं और उस इक्विपमेंट से एग्रीकल्चर में डेफिनेटली हेल्प होती है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है development of manufacturing industries is a precondition for the eradication of unemployment and poverty। तो जितना ज़्यादा आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप करते हो उतना ही ज़्यादा हम लोग अपने देश से बेरोजगारी और गरीबी हटा रहे हैं। तो ऑब्वियसली यार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, बहुत से लोगों को काम मिल रहा है, उसमें गरीबी भी हट रही है, बेरोजगारी भी हट रही है, नौकरियां जनरेट हो रही हैं, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जब आप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोडक्ट्स को बाहर देशों में भिजवाते हो तो उससे ट्रेड एक्सपैंड होता है, बढ़ता है, और कॉमर्स भी एक्सपैंड होता है, और मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज आता है, बाहर से बाहर की करेंसी भी आती है डेफिनेटली बाहर बेचेंगे तो ये भी बात सही है। तो गलत तो यही होगी लास्ट वाली, पहले टिक मार देती हूँ और फिर पढ़ती हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग पुट्स द कंट्री इनटू अ डेट ट्रैप। कुछ सेंस बना है इस बात का कि हमें जो है कर्जे के चंगुल में डाल देती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो डेफिनेटली नॉट ट्रू, नॉट एट ऑल ट्रू। ठीक है, तो दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। 25वां क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चलिए 26 पे चलते हैं, क्या है? द इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर द डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर्स। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि ऐसा सामान बनाती हैं जो कि कंज्यूमर्स डायरेक्टली यूज करते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या बोला जाता है? कंज्यूमर इंडस्ट्री। क्या बोला जाता है? कंज्यूमर इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहां पे सिंपली ये पूछा जा रहा है मेन फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जूट मिल्स अलोंग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर। हुगली रिवर जो है उसके बैंक्स के आसपास जूट मिल्स को क्यों बनाया जाता है, या वहां पे जूट मिल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्यों देखा जाता है, इसके पीछे रीजंस क्या है? तो देखिए, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज टू द हुगली बेसिन। हमें पता है कि यार बहुत सारा हमारा जो 3/4 जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो तो बांग्लादेश में चला गया, हमारे पास 1/4 बचा जो पूरे वेस्ट बंगाल साइड में। तो क्योंकि वहां पे जूट प्रोड्यूस होती है, रॉ मटेरियल वहीं पे अवेलेबल है, इसलिए वहां पर मिल बनाया जाता है जूट का। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, हुगली रिवर है तो वाटर ट्रांसपोर्ट है, और वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे चीपेस्ट होता है तो वो भी मिल रहा है। साथ ही में गुड नेटवर्क है दूसरे ट्रांसपोर्ट का भी, रेलवे का, वाटरवेज का, रोडवेज का, और इससे जो है आप इजीली रॉ मटेरियल को जूट मिल तक पहुंचा सकते हो। साथ ही में देयर इज अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग द रॉ जूट। रॉ जूट को प्रोसेस करने के लिए, उससे जूट बनाने के लिए आप लोगों को बहुत पानी चाहिए होता है, तो पानी तो है ही है। साथ ही में चीप लेबर है, चीप लेबर की भी हमें आवश्यकता है जूट मिल्स के लिए। सस्ती लेबर जो कि हमें वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, ये जो आसपास का पूरा इलाका है वहां से मिल जाती है, क्योंकि वहां गरीबी बहुत ज्यादा है। उसी के साथ साथ कोलकाता एक पोर्ट है डेफिनेटली, बंदरगाह है बच्चों, और एक बहुत बड़ा अर्बन सेंटर है, तो इसलिए बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, पोर्ट फैसिलिटीज, जूट गुड्स को अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें कोलकाता प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं, दैट इज वाई यहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द शुगर मिल्स शिफ्टिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग इन द सदर्न एंड द वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। हमारे जो शुगर मिल्स हैं वो क्यों शिफ्ट हो रहे हैं हमारे सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ, क्या रीजन है उसके पीछे? तो चलिए बताते हैं। सबसे पहली चीज है बच्चों की सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली महाराष्ट्र की साइड पे शुगर मिल्स का कॉन्सेंट्रेशन इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो शुगर केन प्रोड्यूस होती है उसमें एक हायर सुक्रोज कंटेंट है, ज्यादा मिठास है उस गन्ने में। साथ ही में फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है क्योंकि वो काफी ह्यूमिड एरिया है, सी ब्रीज वगैरह चलती रहती है, बढ़िया कूलर क्लाइमेट है, लॉन्गर ग्रोइंग क्रशिंग सीजन आपको मिलता है। साथ ही में यहाँ पे कोऑपरेटिव्स काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि कोऑपरेटिव सेक्टर का, कि शुगर इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में है वो एक कोऑपरेटिव सेक्टर का एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो लोग शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं वही लोग मैक्सिमम जो है इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री को भी ओन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेसफुल है कोऑपरेटिव। शुगर इंडस्ट्री सीजनल है नेचर में और इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए काफी सूटेबल है। प्लस यील्ड पर हेक्टर इज ऑल्सो हायर, तो उपज जो होती है यहाँ पे वो भी ज्यादा होती है शुगर केन की। तो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल कि हमारे जो शुगर इंडस्ट्री है वो सदर्न और वेस्टर्न स्टेट में कॉन्सेंट्रेट क्यों होती जा रही है। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन, और यहाँ पर एक और बारी इंडस्ट्रियल लोकेशन की ही बात करी गई है और पूछा जा रहा है कि व्हाई आर मोस्ट ऑफ दी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेटेड इन एंड अराउंड द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन। बच्चों, जो हमारा छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है वहां पे मैक्सिमम आयरन और स्टील इंडस्ट्री पाई जाती है, पर क्यों?
ये बात आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई भी इंडस्ट्री किसी जगह पर क्यों पाई जा रही है, क्योंकि उसको कुछ फेवरेबल चीजें मिल रही हैं, लेबर, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल ऑफ दीज फेवरेबल थिंग्स। जहां पर उस इंडस्ट्री को मिल जाएंगे वो वहां पर बस जाएगी, वहां पर बन जाएगी। तो यहाँ सबसे पहली वही चीज है कि आयरन स्टील इंडस्ट्री का यहाँ पे होने का कारण है लो कॉस्ट आयरन ओर, क्योंकि माइनिंग ही आयरन ओर की उस एरिया में होती है, तो इजीली आपको रॉ मटेरियल जो चाहिए उस इंडस्ट्री के लिए वो वहीं पे मिलता है, तो वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है इंडस्ट्री इस वजह से। साथ ही में हाई ग्रेड रॉ मटेरियल, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, आसपास मिल जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, सस्ती लेबर मिल रही है, वही वाला एरिया है झारखंड, बिहार, उड़ीसा वाला, सस्ती लेबर मिल जाती है क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा है। साथ ही में वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, तो मार्केट भी एक अच्छी खासी, ठीक है, आप बेच भी सकते हो उसको, प्रॉफिट भी कमा सकते हो। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क टू द मार्केट्स एंड कंज्यूमर्स, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा है। अगर आपको एक्सपोर्ट भी कराना है आयरन ओर का तो वो भी आप पोर्ट के जरिए करा सकते हो, अगर वैसे भी आपको जो है इधर उधर भिजवाना है तो वो भी आप भिजवा सकते हो। तो काफी यही सारे रीजन है जिसकी वजह से हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में आयरन और स्टील इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेटेड है। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट एनी 5 बेसिस ऑन विच द इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड, यानी कि बच्चों यहां पर बात की जा रही है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की, कैसे हमारी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करा गया है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल पे, यानी कि कहां से रॉ मटेरियल ऑब्टेन करा जाता है। 2 बेसिस हैं, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो जहां पे एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल आ रहा है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो जहां पे मिनरल्स को आप एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो। फिर आता है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, मेन रोल के हिसाब से आप लोग इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर रहे हो, बेसिक या कंज्यूमर। बेसिक या की इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि ऐसा सामान बना रही हैं जिसको दूसरी इंडस्ट्रीज खरीद के उससे फर्दर प्रोडक्शन कर रही हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको डायरेक्टली कंज्यूमर द्वारा परचेज किया जा रहा है। फिर आती हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर कि कितना पैसा लगाया है आपने, स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल। तो जहां पे आपने 1 करोड़ से कम पैसा लगाया वो स्मॉल स्केल, जहां 1 करोड़ से ज्यादा पैसा लगा दिया वो लार्ज स्केल। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओन कौन कर रहा है। तो पब्लिक सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट का ओनरशिप है, प्राइवेट सेक्टर जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी ओन कर रही है, कोऑपरेटिव सेक्टर जहां पे जो लोग रॉ मटेरियल बना रहे हैं वही लोग सप्लाई भी कर रहे हैं और इंडस्ट्री को भी ओन कर रहे हैं। साथ ही में जॉइंट सेक्टर जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट साथ में ओन कर रही है। फिर आता है बल्क और वेट ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पर, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स के बेसिस पर। तो अगर आपका जो रॉ मटेरियल है वो बहुत भारी है और फिनिश प्रोडक्ट भी जो आपने बनाया वो भी भारी है तो आपकी हैवी इंडस्ट्री हो जाएगी। अगर रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट दोनों ही हल्का सामान है तो वो लाइट इंडस्ट्री हो जाएगी। तो ये हमारे अलग अलग बेसिस रहते हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज को। और इसी के साथ बच्चों जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रॉम द चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया है आज की क्लास में कंप्लीट। आई होप दैट यू ऑल लाइक्ड टुडेज लेक्चर। तो ये बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस हम लोगों ने आज अटेम्प्ट करे हैं, आप सभी को पसंद आए होंगे। तो जरूर इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर कोई भी क्वेरी है, डाउट है, हर चीज को आप लोग कमेंट कर सकते हो बच्चों। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ तो कर दिया करो कमेंट एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बाय गाइज।